तो ये तो हुआ क्या, ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में। फिर कह रहा हूं एक्टिव का मतलब एटीपी यूज नहीं है, एक्टिव का मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रूट सेल। अब है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का दूसरा तरीका, नॉन ऑस्मोटिक। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करके इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रूट सेल, तो फिर कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? याद करो, अभी मैंने ग्रीन वाला स्पेसिफिक आयन चैनल का तो यूज दिखा दिया, अब मैं यूज दिखाऊंगा पंप प्रोटीन का। एक बार पता है, जो हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स के रूट हेयर्स में, खास करके रूट एपिडर्मल सेल्स में, रूट हेयर्स में भी, पूरी एपिडर्मल सेल में एक स्पेसिफिक प्रकार का पंप प्रोटीन होता है जिसको सॉल्ट ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड? ये भाई साहब क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रकार के सॉल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके रखते हैं। और ऐसा क्यों होता है सुनना, हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं सॉल्टी एरिया में, और वो अगर अपने रूट सेल्स के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के नहीं रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के नहीं रखेंगे, तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्सोस्मोसिस की वजह से उसका डेथ होने लगेगा। तो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है एक्चुअली में पंप प्रोटीन के द्वारा। तो बताओ ये विथ यूज ऑफ एनर्जी है या विदाउट यूज ऑफ एनर्जी है? यूज ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअली नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का वही मतलब है जो आप एक्टिव का मतलब समझते हैं। नॉन ऑस्मोटिक का मतलब ऑस्मोटिक नहीं तो क्या, तो यहाँ पे है एनर्जी एक्टिविटी ऑफ रूट सेल, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द एनर्जी एक्टिविटी ऑफ रूट सेल। तो कैसे, तो इसको समझते हैं। यहां सिचुएशन जस्ट अपोजिट है, ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट सिचुएशन है। अब देख लो, मैं डायग्राम में लेबलिंग नहीं किया हूं। अब आप एक बात गौर करो कि मेरे इस डायग्राम में, मैं जूम कर देता हूं, मेरे इस डायग्राम में लाल वाला जो पंप प्रोटीन है वो वर्क कर रहा है, या ग्रीन वाला जो स्पेसिफिक आयन चैनल था वो वर्क कर रहा है? कौन वर्क कर रहा है? रेड वाला। रेड वाला वर्क कर रहा है। मतलब ये एक्चुअल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द यूज ऑफ एनर्जी, बाय द यूज ऑफ एनर्जी। तो अब देखते हैं क्या है। ये सॉलिड सॉल्यूशन, बीच में बाउंड्री बना दो, इधर है सेल से। तो ये कब होगा? जब सॉइल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ज्यादा। तो ऐसा तो हेलोफाइट्स में हमेशा ही होता है, हेलोफाइट्स के आसपास तो हमेशा ही होता है। तो फिर हेलोफाइट्स के अंदर क्या हमेशा नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन चला है? नहीं। अरे भैया, हेलोफाइट्स के अंदर जो सॉल्ट ग्लैंड है, सॉल्ट ग्लैंड का ये काम है स्पेसिफिक प्रकार का सोल्यूट को एब्जॉर्ब करके अंदर रखना, ताकि उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा बना रहे और बाहर के माहौल के बराबर हो। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है, जो ऐसे रीजन में ग्रो कर रहे हैं जहां ज्वार भाटा वगैरह आता, हाई टाइड लो टाइड, तो होता है क्या कि प्लांट के रूट्स के आसपास क्या हो जाता है, खूब सारे सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सॉल्टी वाटर आके जमा हो जाता है। इन दैट कंडीशन सॉइल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बिकम्स हाई। तो जल्दी बोलो, अगर सॉइल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो डीपीडी ज्यादा। तो वाटर पोटेंशियल कम। इसका जस्ट अपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो जाता है सेल के लिए, रूट सेल्स के लिए, और रूट सेल का कंसंट्रेशन कम पड़ जाता है बाहर के तुलना में। तो इसका ओपी कम। तो डीपीडी कम। तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा। तो फिर तो कहां से वाटर कहां जाना चाहिए, सेल शेप टू सॉइल सॉल्यूशन या सॉइल सॉल्यूशन टू सेल शेप? और अगर ज्यादा देर तक सेल शेप से सॉइल सॉल्यूशन जा रहा तो क्या हो जाएगा, प्लांट सेल का, रूट सेल का प्लाज्मोलाइसिस। पहले तो क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस, उसके बाद प्लांट सेल का क्या हो जाएगा, डेथ। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए अगर प्लांट को सर्वाइव करना है। तो प्लांट क्या करता है उस कंडीशन में, प्लांट के रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स में स्पेसिफिक प्रकार के पंप प्रोटीन लगे होते हैं, एक्टिव हो जाता है। और वो क्या करता है कि बाहर से जबरदस्ती बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय द यूज ऑफ एनर्जी। उसके साथ कुछ मिनरल्स भी आता है, लेकिन मली वाटर। तो आप बताओ, यहां से अगर जबरदस्ती वाटर को यहां ठेला तो ए रीजन में वाटर जमा हो गया, हेलो। फिर पंप ने जबरदस्ती और पानी भेजा, तो मुझे बता ए में पानी का अक्यूमुलेशन, यस और नो? और पानी जम गया, पानी अभी धक्का किधर लगाएगा, पीछे की तरफ या आगे की तरफ? आगे की तरफ। आगे की तरफ। पीछे की तरफ इसलिए धक्का नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि पीछे से ऑलरेडी एनर्जी खर्चा करके उधर धक्का लगाया जा रहा है, और एनर्जी खर्चा करके तो जोर से धक्का लगाया जाता है। तो पीछे से तो धक्का लग नहीं सकता। ए फिर आगे धक्का लगाएगा तो पानी कहाँ जाएगा, बी में, बी आगे धक्का लगाएगा सी में, और इस तरह से पानी का एकदम जाइलम में पहुंच जाएगा। अब मुझे बताओ, चाहे ये तरीका हो ऑस्मोटिकली एक्टिव, चाहे ऑस्मोटिकली नॉन एक्टिव हो, दोनों में रूट प्रेशर का रूट सेल का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है?
है ना। अच्छा, ऑस्मोटिकली एक्टिव और रूट सेल का कैसा इन्वॉल्वमेंट था? ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करने वाला इन्वॉल्वमेंट था, राइट। और यहाँ पे कैसा इन्वॉल्वमेंट है? यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर का इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी खर्चा करके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग। बोलो, इस तरीके से होता है नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। हेलोफाइट्स के अंदर होता है, लेकिन हेलोफाइट्स में भी ये हमेशा नहीं होता है। हेलोफाइट्स अपना टोटल जो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है उसका 4 से 5% हिस्सा ही इस तरीके से होता है। टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन का 4 से 5% वाटर एब्जॉर्प्शन इस तरीके से, वो भी तब जब सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है तब। ये सिचुएशन हमेशा क्रिएट नहीं होता है प्लांट्स के आसपास। तो ये दो तरीका तो क्या हो गया, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब चलते हैं पैसिव पे। एक्टिव क्लियर है? अगर एक्टिव क्लियर है तो पैसिव कुछ भी नहीं है। पैसिव आप पहले पढ़ चुके हैं, एक झटके में बता देता हूं, आ जाओ। पैसिव आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या ये डायग्राम आपको पहले पढ़ाया जा चुका है? यस और नो? ये डायग्राम आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। अभी क्या है, मैं रूट और शूट को कंबाइन करके बता रहा हूं। मैं बता देता हूं इस डायग्राम में कौन क्या है। ये देखो, ये गार्ड सेल, बीच वाला छेद क्या है? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। अच्छा, ये साइड से लाल लाल क्या है? लाल लाल ये रेड रेड क्या है? सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल। ये क्या है? ये वाला ये वाला ये वाला ये सब क्या है? स्टोमेटल कैविटी। अरे स्टोमेटल कैविटी वहां कहां से आ गया? जब स्टोमेटल कैविटी यहाँ बोल दिया तो मेसोफिल सेल। अच्छा, ये क्या है? बीचों बीच लीफ के बीचों बीच क्या होता है ये? मिडरिव। और ये क्या है? यहीं पे इस वेन में कहीं पे क्या वैस्कुलर बंडल होगा जिसमें जाइलम भी होगा। चलो, ये वेन पूरा का पूरा किससे अटैच है? ब्रांच से। यहाँ पेटियोल, लीफ पेटियोल, देन ब्रांच, फाइनली इस समय भी जाइलम होगा। फाइनली ये जाइलम कहां तक आया? रूट तक। फिर ये क्या है? पेरिसाइकल रूट का। ये एंडोडर्मिस, उसमें पेसेस सेल, ये कॉर्टिकल सेल, ये एपिडर्मल सेल और ये रूट है। क्या डायग्राम समझ में आ गया? ये डायग्राम समझ आएगा तब आगे कहानी समझ आएगा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो मुझे बताओ जल्दी से, पैसिव का मतलब यहाँ पे क्या है? एनर्जी का खर्चा करना या एनर्जी का खर्चा नहीं करना? एनर्जी का खर्चा नहीं करना। फंस गए ना ट्रैप में फंस गए ना। एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। मैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा हूं ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही फंसते हो आप। अभी बताया था एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर जल्दी बताएं पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब क्या है? नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट सेल इन वाटर एब्जॉर्प्शन, ये मतलब है। अब आया समझ में? नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो फिर इन्वॉल्वमेंट किसका है? इन्वॉल्वमेंट रूट सेल का, सॉरी लीफ का है। इन्वॉल्वमेंट लीफ का है। कैसे? तो आप ये पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्टोमेटल कैविटी से क्या लॉस होने लगेगा? जल्दी बताओ। वाटर। अगर स्टोमेटल कैविटी से वाटर लॉस होगा तो स्टोमेटल में वाटर कहां से आ रहा था? गार्ड सेल। गार्ड सेल में कहां से आ रहा था? सब्सिडियरी सेल। तो जल्दी बताओ, गार्ड सेल से जब पानी स्टोमेटा से ज्यादा पानी लॉस होने लगेगा तो गार्ड सेल से ज्यादा पानी जाने लगेगा स्टोमेटा में, तो गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो डीपीटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। डीपीटी बढ़ेगा ना रे। डीपीटी क्या वाटर डिमांड है, डीपीटी बढ़ेगा ना। तो वो पानी किससे खींचेगा? तो सब्सिडी सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो डीपीटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो वो किससे पानी खींचेगा? तो वो किससे पानी खींचेगा? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल पानी, मेसोफिल सेल किससे पानी खींचेगा? वेन। वेन में जो जाइलम है। फिर वेन किससे खींचेगा? मिडरिव। मिडरिव किससे खींचेगा? पेटियोल। पेटियोल किससे खींचेगा? ब्रांच। तो जो जाइलम का ब्रांच है, ब्रांच में जो जाइलम है वो फाइनली किससे कनेक्टेड है? रूट सेल। तो जल्दी बताओ, यहां से जो वाटर निकला क्या उसका इंपैक्ट यहां तक पहुंचेगा? यस और नो? यस और नो? तो ट्रांसपायरेशनल पुल से इस जगह का पानी आगे की तरफ चला गया। तो जल्दी बताओ, यहाँ का पानी कम या ज्यादा? तो ये, अरे ज्यादा। जब ये पानी आगे चल गया तो यहाँ पर पानी कम या ज्यादा? कम होगा। तो ये पानी किससे खींचेगा? तो ये पानी किससे खींचेगा? सॉइल से। नहीं, बगल में बोलो, पेरिसाइकल। फिर पेरिसाइकल पानी किससे खींचेगा? पैसेज सेल। पैसेज सेल पानी कहां से लेगा? पैसेज सेल ऑफ एंडोडर्मिस। देन वो कहां से लेगा? कॉर्टिकल रीजन।
देन वो कहाँ से लेगा? Epidermal एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल पानी कहाँ से Epidermal लेगा? cell. एपिडर्मल सेल पानी कहाँ से लेगा? रूट हेयर Root hairs. रूट हेयर सॉइल से और लेगा। वो भी किससे? ये चैनल से, आयन चैनल से। अब बताओ वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? वाटर एब्जॉर्प्शन रूट सेल के जरिए ही हुआ, लेकिन क्या इस वाटर एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट रूट सेल ने किया या लीफ सेल ने किया? लीफ सेल। दैट्स व्हाई दिस इज पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। आपको जो ये कंसेप्ट मैंने आज पढ़ाया ना, सच बता रहा हूँ 100 में से 2 ही टीचर 3 टीचर ऐसा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। 98% टीचर इस एक्टिव और पैसिव का मतलब वही बता रहे हैं, एटीपी यूज विदाउट एटीपी यूज। एक्चुअल में उन्होंने कभी भी रेनर के बारे में पढ़ा नहीं है, और ये कंसेप्ट रेनर का है, ये कंसेप्ट रेनर का है। और रेनर ने स्पष्ट तौर पर ये बोला है कि मैं एक्टिव और पैसिव वर्ड एटीपी यूज के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं एक्टिव और पैसिव वर्ड पार्टिसिपेशन के लिए यूज कर रहा हूं। एक्टिव पार्टिसिपेशन और पैसिव पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन में रूट सेल इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन में वही स्टार्ट कर रहा है। 2 तरीके से स्टार्ट करता है एक्टिवली में, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करके रूट सेल, और एक एनर्जी को खर्चा करके रूट सेल। ये है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का 2 तरीका, पैसिव और एक्टिव। अब मुझे एक बार बताओ, इसी में क्या मैंने आपको बताया था, किसी भी तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो ऑस्मोटिकली एक्टिव, चाहे वो ऑस्मोटिकली नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव, चाहे वो पैसिव, क्या सभी तरीके में, खास करके उधर जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है जहां पे अभी कॉर्टिकल सेल है, ऑस्मोटिकली एक्टिव या ऑस्मोटिकली नॉन एक्टिव या पैसिव, तो इसमें अगर ऐसा हुआ कि सपोज दैट कि इससे दिन का रात का समय और ये ट्रांसपायरेशन रुक चुका है, ओके, तो ये रूट प्रेशर की वजह से पानी जमा होता जाएगा। तो जल्दी बताओ, जो हार्वेसियस प्लांट होते हैं उसके लीफ के मार्जिन पे एक छेद होता है जिसका नाम कल मैंने आपको बताया था, याद है? हाइडेथॉइड्स। उस हाइडेथॉइड्स के चारों ओर कुछ स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम पता है? कल मैंने बताया था, ट्रांसफर टिश्यू, उसी को बोलते हैं एपिथेम। पता क्या होता है? ये तो पानी जा रहा है, अगर ट्रांसपरेशन नहीं हो रहा है तो एपिथेम वो पानी हाइडेथॉइड्स को देता है, और हाइडेथॉइड्स से लिक्विड वाटर बाहर निकलता है। अब जल्दी से आप खुद सोच के मुझे बताओ, ये जो लिक्विड वाटर निकल रहा है हाइडेथॉइड्स से, डिस्टिल वाटर निकल रहा है या सॉल्यूशन? Distal water. अरे सॉल्यूशन कहाँ, डिस्टिल वाटर कहाँ से यार? सॉल्यूशन निकल रहा है ना। जाले में डिस्टिल वाटर बहता है? No sir. हाँ sir. सॉल्यूशन। अब मुझे जल्दी बताओ, ये जो हाइडेथॉइड्स से पानी निकल रहा है, ये आपको इजीली कब देखने को मिलेगा? जब रात के टाइम, रात के समय में भी। कब? जब एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी ज्यादा हो या कम हो? सोच समझ के जवाब देना। कम हो। एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी ज्यादा हो भाई साहब। अगर एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपरेशन ज्यादा चल रहा होगा भाई साहब, तो फिर वाटर कम लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, वेपर फॉर्म में ज्यादा निकलेगा भाई। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको बोलते हैं गटेशन, लिक्विड वाटर का बाहर निकलना। ये गटेशन तब चलता है जब ट्रांसपरेशन कम होता है। तो मुझे जल्दी से बताओ, ये हाइडेथॉइड से निकलने वाला लिक्विड वाटर जो गटेशन हो रहा है, ये आपको सर्दी के दिनों में इजीली ऑब्जर्व होगा या गर्मी के दिनों में रात में? सर्दी के दिनों में। इसीलिए आप गौर करना, सर्दी के दिनों में जब भी आप घर से उठते होगे तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं हर्ब, उसके मार्जिन पूरे भीगे होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जो फॉग है फॉग गिरा है। फॉग तो गिरा ही है, मानता हूं, लेकिन आप क्या करो ना, एक एक्सपेरिमेंट कर लो। आप रात को प्लांट को ढक दो ऐसे ऊपर से प्लास्टिक से, तो जो भी फॉग गिरेगा वो प्लास्टिक पे गिरेगा, ये सुनो, उस पे गिरेगा ना। Yes sir. और आप सुबह उठ के देखना आपकी पत्तियां भीगी होगी। क्यों? गटेशन। अब मुझे जल्दी बताओ, गटेशन इज नेचुरल फिनोमेना और इट इज एक्सीडेंट ऑफ प्लांट? Natural फिनोमेना। तो मुझे बताओ, अगर कल को लीफ में कट लग गया तो क्या उससे पानी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? इंजर्ड पार्ट से जहां कट लग गया निकल सकता है। तो दैट इज गटेशन और सम अदर थिंग्स, अदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। दैट इज कॉल्ड एज, जैसे आपका खून बहता है वैसे प्लांट का भी बहता है, जाइलम से खून बहता है उसका, आप में खून कहते हैं, उसके अंदर उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो दैट इज ब्लीडिंग। तो जल्दी बताओ, ब्लीडिंग और ब्लीडिंग किस रीजन से होता है, हाइडेथॉइड से या इंजर्ड पार्ट से? इंजर्ड पार्ट और गटेशन और ब्लीडिंग और गटेशन में कौन नेचुरल फिनोमेना है और कौन एक्सीडेंटल फिनोमेना है?
गटेशन नेचुरल फिनोमेना और ब्लीडिंग आर्टिफिशियल फिनोमेना है। आर्टिफिशियल। दिस इज ऑल अबाउट गटेशन। यहाँ पे सारी बातें लिखी होगी। ये पुलिंग वाला पढ़ लेना, पढ़ा चुका हूँ। पहले गटेशन के बारे में देख लो। ये गटेशन, व्हाट इज गटेशन तो मैं बता दिया। ड्यूरिंग गटेशन वाटर पोटेंशियल इन लीव्स इज ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब समझ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। लीफ का वाटर पोटेंशियल जीरो मींस वाटर मैक्सिमम होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल जीरो मींस वाटर मैक्सिमम, याद करो मैंने बताया था। मींस लीफ में खूब वाटर होना चाहिए, मींस लीफ से ट्रांसपरेशन कम हो रहा है। हेलो, लीफ से ट्रांसपरेशन कम हो रहा है तब तो लीफ में खूब सारा पानी है, तब जाके गटेशन हो पाएगा। मींस वाटर शुड बी मैक्सिमम इन लीव्स फॉर गटेशन। वाटर ये इम्प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर नहीं है। अलॉन्ग विद डिजॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, नॉट वेपर फॉर्म, comes out from hydroid threads, that is the uninjured part, not accidental part, called as guttation, shown only by herbs during night and early morning। रात को या एकदम सुबह जब ट्रांसपरेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों होता है? ड्यू टू कंटिन्यूअस पुशिंग बाय रूट प्रेशर ऑन वाटर कॉलम ऑफ जाइलम, उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये हो गया गटेशन। अब ये है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? ड्यू टू रूट प्रेशर इम्प्योर वाटर ooze out from injured part, it is bleeding। और पता है ये ब्लीडिंग को हम लोग कई सारे कमर्शियल पार्ट में यूज करते हैं। तारी निकालते हैं ना, तारी ऐसे काट के निकालते हैं, पता है तारी। कई सारे प्लांट से लेटेक्स निकालते हैं, लट्ठा लेटेक्स ऐसे काट के निकालते हैं, ये ब्लीडिंग से। गटेशन नहीं है वो। ऐसे ही कई सारे प्लांट से एल्कलाइड निकालते हैं, ऐसे ही काट के निकाल लेते हैं। स्टेम के पास से भी काट दोगे निकल जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो जाइलम है। दैट इज ब्लीडिंग, दैट इज एक्सीडेंट ऑफ प्लांट, नॉट गटेशन। गटेशन में तो लीफ के मार्जिन से निकलता है। ठीक है, अब आ जाओ कि जो मैंने आपको पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है वो सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है, आप पढ़ लो। देखो क्या लिखा है पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में। एक्चुअली यहां से पढ़ो, यहां से देखो क्या हो रहा है भैया। तो फाइनली ये क्या है? पुलिंग ऑफ वाटर इन जाइलम कॉलम। और इस पुलिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको यहाँ लिखी मिलेगी। पुलिंग की वजह से अच्छा, कैसा पुल है? ट्रांसपरेशनल पुल, जो क्या क्रिएट कर रहा है? निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, responsible for mass bulk flow of water and mineral bulk में। and due to this pull water column never breaks in tree। मैंने आपको बताया था रीजन मल्टी चैनल, कई सारे चैनल उसमें, ट्री में कभी ब्रेक नहीं होगा। बट समटाइम्स ब्रेक इन हर्ब्स, अगर ब्रेक हो गया तो रिस्टेबलाइज किससे हो जाएगा? रूट प्रेशर से, कल ही बता चुका हूं। तो ये मगर जो सम टाइम ब्रेक होता है हर्ब में, कारण क्या है? कब ब्रेक होता है? जब टेम्परेचर खूब ज्यादा हो, ट्रांसपरेशन खूब चल रहा हो और वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा हो, तो उस समय रूट प्रेशर कम होगा, तो उस समय वो ब्रेक हो जाता है। फिर रात को रूट प्रेशर से वो रिस्टेबलाइज भी हो जाता है। तो पता है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूं। फिनोमेना है विल्टिंग। विल्टिंग मतलब लीफ का मुरझाना। जल्दी बताओ, आपने लीफ का मुरझाना हर में देखा है, या सर में, या ट्री में, या सब में? गलत देखा। विल्टिंग केवल हर्ब में होता है, सर में भी नहीं होता है, केवल हर्ब में होता है। एक आम का पेड़ जब छोटा, पौधा जब छोटा सा होता है तब उसमें विल्टिंग देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, आपका हाइट का हो गया, तो उसमें विल्टिंग देखने को नहीं मिलता है, तब उस सर्व स्टेज में आ चुका हो। और ट्री में तो कभी भी आपको विल्टिंग देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ट्री में कभी भी वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि मल्टी चैनल चल रहा होता है वहां जाइलम में, कई सारे चैनल वाटर के चल रहे होते हैं। और अगर कभी वाटर चैनल ब्रेक ही नहीं हुआ तो जल्दी रूट में जितने भी सेल्स हैं उसकी टर्जिडिटी कभी भी, टर्गर प्रेशर कभी भी डिस्टर्ब होगा? कम होगा? नहीं होगा। तो टर्गर प्रेशर ही कम नहीं होगा। टर्गर प्रेशर तो सेल से मेंटेन कर रहा है, मेंटेन हो जाएगा, कभी नहीं मुरझेगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि कई बार ऐसा होता है कि दिन के समय खूब सारा वाटर कम है रूट के आसपास और ट्रांसफरेशन खूब हो रहा है, तो क्या होता है? वाटर चैनल खूब तो है नहीं हर बेसिस प्लांट में, तो वाटर चैनल ब्रेक हो जाते हैं, एयर बबल बन जाता है, और उसकी वजह से लीफ के सेल का टर्गर प्रेशर घट जाता है, और उसकी वजह से लीफ के सेल अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पा जाता है, देते तो विल्टिंग। और अगर ज्यादा देर तक ऐसा रहा तब तो लीफ ही मर जाएंगे, तब लीफ सेल परमानेंटली श्रिंक कर जाएगा, और तब जाके वो लीफ दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आपने अपने घर में देखा होगा, गेंदा के पेड़ में, गुलाब में, कि लीफ मुरझाई, फिर आपको दया आया, आपने उसमें पानी दिया और अगले दिन लीफ ठीक हो गया। कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करो। देखा है? ये जो देखा है ना आपने, ये देखा है, आपने समय देते उसको पानी पिला दिया,
भाग्य को आपने समय रहते पानी पिला दिया, बाद में पानी पिलाने से कुछ ना होता। आपने क्या दिया, जैसे देखा लीफ मुरझाई है, आपको कंसेप्ट नहीं पता था कि टर्गर प्रेशर कम हुई है, लेकिन आपको लगा कि शायद पानी पिलाने से ठीक हो जाए। आपने बचपन में सुना था, पानी पिलाने से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन हुआ, जाइलम से पानी पहुंच गया कहाँ, लीफ सेल्स में, जो अभी जिंदा तो थी लेकिन टर्गर प्रेशर कम हो चुकी थी, उसको पानी पहुंचा, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ा, टर्जिडिटी बढ़ा, सेल शेप अपना मेंटेन कर ले, लीफ अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में। दैट इज द प्रिवेंशन फ्रॉम द विल्टिंग। तो अब आपको कारण समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, विल्टिंग किस में होता है, सर में, ट्री में, या हर में, या सब में? और विल्टिंग का कारण क्या है? विल्टिंग का कारण क्या है? लो टर्गर प्रेशर ऑफ सेल्स ऑफ एरियर प्लांट पार्ट्स। तो वो भी बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन मेरा एक सवाल है कि ये जो ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन आप पढ़ते हैं, ये कब इफेक्टिव होता है? ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करके वाटर एब्जॉर्प्शन एक्टिवली, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सेल। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, वाटर एब्जॉर्प्शन का मेन तरीका है क्या? ट्रांसपर्सनल पुल। मेनली वाटर वैसे ही एब्जॉर्ब होता है, खास करके ट्री वगैरह में तो वैसे ही होता है, लेकिन कई बार वाटर एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन से भी होता है। लेकिन वो कब होता है, कब होता है, कोई बताएगा? जब ट्रांसपरेशनल पुल कम हो रहा हो, मतलब पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा हो। तो पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कब कम हो रहा होगा? जब ट्रांसपरेशन कम हो रहा हो। ट्रांसपरेशन कब कम होगा? जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो, या एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी खूब सारा हो, तो ट्रांसपरेशन रुक जाएगा ना। बरसात का दिन रुक जाएगा, ठंड का दिन रुक जाएगा, तो क्या होगा? ट्रांसपरेशन पुल वीक हो जाएगा। और अगर ट्रांसपरेशन पुल वीक हो जाएगा तो जल्दी से बताओ, पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन रुकेगा कि एक्टिव? एक्टिव। तो उसकी एक्टिव है, पेसिव। तो पेसिव रुकेगा तो चलेगा कौन? एक्टिव। और एक्टिव में कौन चलेगा? इन जनरल कैसा माहौल रहता है रूट के आसपास? ऑस्मोटिकली एक्टिव या नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव? ऑस्मोटिकली एक्टिव। तो जल्दी से बताओ, ऑस्मोटिकली एक्टिव की वजह से रूट के आसपास पानी का जमावड़ा होता है, तो रूट के कॉर्टिकल सेल्स में प्रेशर जनरेट होता है, दैट प्रेशर कॉल्ड एज रूट प्रेशर। और वही जिम्मेवार है मास फ्लो के लिए, पॉजिटिव मास फ्लो, याद है, पुशिंग मास फ्लो। और ये चीज केवल आपको हर्ब में देखने को मिलेगा, ट्री में देखने को नहीं मिलेगा रूट प्रेशर। क्यों? क्योंकि ट्री में ये कॉर्टिकल सेल्स बचते ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है और ये कॉर्टिकल सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना है, विल्टिंग, गटेशन, वो सब मैंने पढ़ा दिया। आप क्या करेंगे, आज यहां तक पढ़ लेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को मैं ऑलमोस्ट निपटा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म, फिर हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। हाँ सृष्टि। सर रबर प्लांट में लेटेक्स निकालने के लिए जब हम कट लगाते हैं तो उसके बाद ब्लीडिंग होता है या बाद में होता है? कट लगाने के बाद ब्लीडिंग होता है, ऐसे ब्लीडिंग नहीं होता है, ऐसे जो भी होता है वो गटेशन है। मतलब ब्लीडिंग कितने देर में कम होगी? ब्लीडिंग जितना जाइलम में नीचे से प्रेशर बना हुआ था उतने देर तक होगा, प्रेशर खत्म फिर ब्लीडिंग रुक जाएगा, जाइलम में जो फंसा हुआ है फंसा ही रह जाएगा। सर ये नहीं पूछ रहे, बोले जैसे ही कट लगाए उसके बाद होगा या उसके थोड़ी देर बाद होगा? जैसे कट लगाए तुरंत स्टार्ट हो जाएगा ब्लीडिंग, विद इन सेकेंड। जैसे ह्यूमन में होता है। यस, लेकिन दिन में तुरंत होने लगेगा, दिन में फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपर्सनल पूल चल रहा है, और रात में थोड़ा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि रात को रूट प्रेशर चल रहा है, अगर हर है तो रूट प्रेशर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, 2 ATM है उसमें प्रेशर, इसलिए। और कोई डाउट है किसी का? सर रबर प्लांट में लेटेक्स क्यों निकलता है? किसे? अच्छा, उसमें लेटेक्स का सिंथेसिस होता है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा चुका हूँ लेटेक्स क्या होता है। उसमें बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, लेटेक्स का सिंथेसिस हो रहा है ऑलरेडी, इस वजह से उसमें लेटेक्स निकलता है। और किसी का कोई सवाल है? पेज नंबर 189 पे हेडिंग नंबर 11.5 से लास्ट लाइन तक पढ़ लेना पूरा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है लेकिन वो जेनेटिक्स का है, कल दिन में पूछना जेनेटिक्स का, ठीक है?
चलो इसमें ऐसा और कुछ नहीं, चलो ठीक है। हाँ रिवा कोई डाउट है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।